morning, students. Today we will study about free fall and acceleration due to gravity. प्रीवियस जो टॉपिक था उसमें हम लोगों ने ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्लियर किया था. ठीक है, यहाँ पर उससे नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है वो है फ्री फॉल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. फ्री फॉल का मीनिंग देखिए, यहाँ पर अगर हम टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगा कि एक एक्टिविटी गिवन है, टेक अ स्टोन, थ्रो इट अपवर्ड एंड इट रीचेस टू सर्टेन हाइट एंड देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन. तो जब हम स्टोन को ऊपर है ना थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, उस पर कुछ फोर्स लगाना पड़ता है, पर जैसे ही वो ऊपर जाता है उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या हो जाती है, ज़ीरो, और उसके बाद वो एक टाइम के बाद में क्या होता है, वापस नीचे रिटर्न आना स्टार्ट होता है. ठीक है, तो जब वो नीचे रिटर्न आना स्टार्ट होता है तो उसके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा होता, लगाया तो उस पर सिर्फ एक फोर्स लगता है. कौन सा? ग्रेविटेशन फोर्स. अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण वो नीचे आता है. ठीक है, तो वो उस पर फोर्स कौन सा लगता है? ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, जिसके कारण वो क्या आता है, नीचे आना स्टार्ट होता है. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, जैसे हमने क्या किया, किसी एक स्टोन को लिया और किसी भी हाइट से उसको रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया. ठीक है, तो वो क्या होगा, नीचे मूव करना स्टार्ट करेगा. अब हमने उसको सिर्फ वहाँ से रिलीज़ कर दिया, उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया है. ठीक है, और वो नीचे फॉल हो रहा है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, नीचे गिर रहा है. तो जब वो गिरा है तो उस पर पूरा फोर्स जो है वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशन फोर्स है. ठीक है, तो इस तरह का जो मोशन होता है ऑब्जेक्ट का, उस मोशन को हम क्या बोल सकते हैं? फ्री फॉल. फ्री फॉल मतलब सिंपल हम वर्ड से मीनिंग समझ सकते हैं, फ्रीली फॉलिंग. ठीक है, इज कॉल्ड फ्रीली. जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा है मतलब कि उसके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रहा, वो सिर्फ डाउनवर्ड जा रहा है. ठीक है, तो उसका मोशन क्या कहलाएगा? फ्री फॉल कहलाएगा. उसके बाद आगे, वी हैव लर्न दैट द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट, दिस इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. तो whenever the object falls toward the earth under this force alone, we can say that objects are in free fall. तो इस तरह से हम आप ऑब्जेक्ट फ्री फॉल को डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से. whenever object fall toward the earth under this force की जगह हम कर देंगे यहाँ पर क्या? ग्रेविटेशन फोर्स. अंडर ग्रेविटेशन फोर्स alone we say that the objects are in फ्री फॉल या द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ फ्री फॉल. ठीक है, इस तरह से हम फ्री फॉल को डिफाइन कर सकते हैं. तो फ्री फॉल का मीनिंग समझ में आया क्या? कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है. फ्री फॉल बिल्कुल सिंपल टॉपिक है कि फ्री फॉल में क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स नीचे डाउनवर्ड अर्थ की तरफ गिरेंगे और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा. अंडर दिस फोर्स अलोन का मतलब क्या हो गया? ओनली एक ही फोर्स उन पर लगेगा. कौन सा वाला फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स. तो उनका जो मोशन होगा वो क्या कहलाएगा? फ्री फॉल कहलाएगा. ठीक है, फ्री फॉल इज अ टाइप ऑफ मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटेशन फोर्स के कारण नीचे की तरफ गिरते हैं. ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल. इज देयर एनी चेंज इन वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट? तो क्या ऑब्जेक्ट जो नीचे गिरेगा उसके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई चेंज होगा? While falling, there is no change in the direction of motion, but due to Earth's attraction, there will be a change in magnitude of velocity. ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोग को करके देखना पड़ेगा. जैसे आपने क्या किया कोई ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, कोई भी एक स्टोन लिया, उसको थोड़ी हाइट से रिलीज़ किया, वो नीचे आके गिरेगा. ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी कुछ और होगी. थोड़ा और उसको हाइट से रिलीज़ करके छोड़ेंगे तो उसकी वेलोसिटी जब वो नीचे पहुंचेगा तो और ज़्यादा होगी. उसको और ज़्यादा हाइट से छोड़ेंगे, जब वो तक वो नीचे पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी और ज़्यादा होगी. मतलब जितनी ज़्यादा हाइट से हम ऑब्जेक्ट को रिलीज़ करते हैं उसकी वेलोसिटी क्या होती है? उतनी ज़्यादा होती है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड मोशन करता है, उसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है? इंक्रीज़ होती जाती है. क्यों इंक्रीज़ होती जाती है? कि उस पर क्या लग रहा है? कंटिन्यूस फोर्स लग रहा है. ठीक है, और जब कोई फोर्स कंटिन्यूस लगता है तो वो क्या करता है? ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करता है, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज़ करता है. जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई कार्ट है उसको अगर पुश कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपने 2 सेकंड्स के लिए पुश किया तो उसकी वेलोसिटी अलग होगी, 4 सेकंड्स के लिए पुश किया तो उसकी वेलोसिटी अलग होगी, और ज़्यादा टाइम तक के लिए हम उसको पुश करेंगे या फोर्स लगाएंगे तो जितना ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए हम फोर्स लगाएंगे उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाएगी. तो उसी तरह से जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, ठीक है, जब वो नीचे गिर रहा है तो अगर वो छोटे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए गिरा तो उसकी वेलोसिटी में कम इंक्रीज़ होगा.
ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए गिरेगा तो ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, मतलब जितनी ज़्यादा हाइट से हम उसको रिलीज़ करेंगे, छोड़ेंगे, उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि उस पर फोर्स ज़्यादा टाइम के लिए लगेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो जो ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। जब वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम पढ़ा है हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो जहाँ पर भी वेलोसिटी चेंज हो रही है वहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन होता है। और जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होता है, एक्सेलरेट होता है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये भी पढ़ा होगा लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने, है ना, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, F इक्वल्स टू ma। तो ma का मतलब क्या हुआ, जब भी कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कब चेंज होगा, जब वेलोसिटी चेंज होगी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मोमेंटम इक्वल्स टू p इक्वल्स टू mv, ठीक है। याद है कि भूल गए, ये सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, p इक्वल्स टू mv। तो अगर मोमेंटम को चेंज करना है तो मोमेंटम के साथ साथ क्या चेंज होगा, मास तो चेंज होता नहीं है, क्या चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। आई बात समझ में। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब वहाँ पर क्या है, एक एक्सेलरेशन है। वही बात आ गई फिर से, जब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि ये जो अर्थ है ये ऑब्जेक्ट्स को क्या करती है, ऑब्जेक्ट्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। इस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। फोर्स लगता है तो इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, मास और इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ऑब्जेक्ट्स जब नीचे जा रहे हैं उनकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उनकी स्पीड बढ़ रही है ना, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। और इसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन बोलेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे दिखा के दिया हुआ है, एनी चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व्स एक्सेलरेशन व्हेनेवर ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ द एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व। जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके कारण है ये एक्सेलरेशन, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। इसके कारण इसको क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, और शॉर्ट में हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। क्या बोल दिया हमने इसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ तक की बात समझ में आई क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कि हमने पहले क्या समझा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो उसका मोशन कैसा होगा, फ्री फॉल, ठीक है। उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, सिर्फ उसको रिलीज़ कर दिया, वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अब जब हमने कोई उस पर फोर्स नहीं लगाया तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिर्फ एक फोर्स लगा हुआ है इस पर, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और उस ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, उस ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। एक्सेलरेट हो रहा है तो एक्सेलरेशन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है। अब इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को किससे रिप्रेजेंट किया है, इस एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल जी से, ठीक है। जहाँ हम ए लिखते थे वहाँ पर क्या लिखेंगे, अब स्मॉल जी लिखेंगे। वो भी सेम है, यूनिट सेम रहेगी इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, क्योंकि वह क्या है, एक्सेलरेशन है, तो इसकी भी ऐसा यूनिट क्या रहेगी, जो एक्सेलरेशन की यूनिट है, एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद है कि भूल गए, एक्सेलरेशन की SI यूनिट क्या रहेगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी SI यूनिट रहेगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल g एंड द यूनिट ऑफ g इज सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस पैराग्राफ की कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं कि इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे देखें कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, जब ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो इस पर फोर्स लग रहा है, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर्मूला क्या होगा, मान लीजिए इसका मास m है, अर्थ का मास कैपिटल M हो गया, तो कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन d स्क्वायर या r स्क्वायर लिख सकते हैं। d r क्या जाएगा यहाँ पर, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। क्या जाएगा ये, रेडियस ऑफ अर्थ।
तो उस केस में हमने यहाँ पे क्या किया, इस पे जो फोर्स लग रहा है, अगर हम उसको फोर्स को दो फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको mg मीन्स मास इनटू एक्सेलरेशन, और दूसरा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, तो वी नो दैट द फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो अगर मास एंड एक्सेलरेशन से हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, मास और एक्सेलरेशन से जब हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा F इक्वल्स टू ma, पर यहाँ पर हम एक को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, g से, तो mg। ठीक है, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हो गया। इसके बाद में हम इसको कैलकुलेट करेंगे किससे, ग्रेविटेशन फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स से कैलकुलेट किया तो क्या जाएगा, F इक्वल्स टू कैपिटल G m कैपिटल M अपॉन d स्क्वायर या r स्क्वायर। r स्क्वायर इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो जब हम अर्थ की बात करते हैं, अर्थ की रेडियस जो है बहुत ज़्यादा है, उसके कंपैरिजन में हम जो शॉर्ट डिस्टेंस है उसको मेज़र नहीं करेंगे। अर्थ की जो रेडियस होती है वो होती है कितनी, 6400 किलोमीटर्स। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर से ऊपर हाइट से भी हम उसको थ्रो कर रहे हैं या 100 मीटर से भी थ्रो कर रहे हैं, तो इसके कंपैरिजन में क्या है, बहुत छोटी यूनिट है, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो अगर ये अर्थ है हमारी यहाँ से, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, तो जो ये वाला डिस्टेंस है d, इसको हम मेज़र नहीं करेंगे, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। सिर्फ कौन सा डिस्टेंस मेज़र करेंगे, जो अर्थ का सेंटर है, और सेंटर से जो डिस्टेंस है यहाँ तक का रेडियस r, सरफेस तक का, वो डिस्टेंस हम लेंगे। ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, फॉर्मूला बन जाएगा हमारा ये, कैपिटल फोर्स इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M एंड स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। ठीक है, और फोर्स का एक फॉर्मूला ये भी था, तो इसको वैल्यू को उठा के हमने इसके इक्वल में रख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो स्मॉल m है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्मॉल m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट को। तो इस वाले m से इस वाले m को कैंसिल कर देंगे, जो बची हुई वैल्यू उसको वापस लिख लेंगे। तो बचा हुआ क्या रहेगा हमारे पास, देखिए बची हुई वैल्यू क्या रहेगी, स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन d स्क्वायर। अब आपको याद रखना है कि ये क्या है, कैपिटल G क्या है यहाँ पर, कैपिटल G है हमारा एक्सेलरेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और क्या हो जाएगा ये, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ अर्थ, क्या है ये, मास ऑफ अर्थ, और d स्क्वायर यहाँ पर रहेगा, d क्या रहेगा, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसकी इक्वल होगी, रेडियस की इक्वल। तो वेयर m इज़ द मास ऑफ अर्थ, d इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। अब क्या किया, इसके बाद इसमें बताया है कि ये जो g की वैल्यू है, ये डिस्टेंस कर रही है किस पे, डिस्टेंस पे। तो यहाँ पर इसमें आगे दिया हुआ है कि लेट द ऑब्जेक्ट टू बी नियर और सरफेस ऑफ अर्थ डिस्टेंस d विल बी इक्वल टू r रेडियस ऑफ अर्थ। किसके इक्वल हो जाएगी ये डिस्टेंस, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, दस द ऑब्जेक्ट्स ऑन और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ के लिए आपने ये कैलकुलेट किया है। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला है एक्चुअल में। वो क्या किया है यहाँ पर, इस फॉर्मूले को नोट करना है और इसको आपको कैलकुलेशन करना है। आगे क्या कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर, अगर हमको g की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमको यहाँ पर कैपिटल G की वैल्यू पता है 6.7 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, 11। m की वैल्यू कितनी है, तो m की वैल्यू हमको पता है कि m की वैल्यू रहेगी कितनी, m की वैल्यू रहेगी, क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, एक क्वेश्चन में उसमें मिल जाएगी, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए आगे इसमें बता रहे हैं, इसमें देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन दिया हुआ है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g
वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर देंगे, सभी की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी गिवन है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट के 6.7 × 10⁻11, मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है 6 × 10⁻24 kg, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी जाएगी 6.4 × 10⁻6 मीटर। जो मैंने आपको रेडियस बताई थी वो किस में थी, किलोमीटर में, तो उसको मीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा। सभी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना है और कैलकुलेट करना है, और आपके कैलकुलेशन के बाद आंसर कितना आता है वो मुझे बताना है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन आपको करनी है। अभी के टॉपिक हमारे कौन कौन से हो गए, पहला टॉपिक था फ्री फॉल, दूसरा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्री फॉल का नोट्स बनाना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में भी हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को सिंपल डिफाइन कर सकते हैं, द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन क्या रहेगी, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको करेंगे, उसके बाद कोई डाउट आता है तो फिर से पूछेंगे आप लोग।